यस, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास हमने करंट एसेट्स पर ही छोड़ी थी, उसी के कंटिन्यूशन में है ये। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो किसी बिजनेस के पास किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, कन्वर्टिंग देम इनटू कैश। उन एसेट्स को हम कन्वर्ट करते हैं कैश में विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ये भी आप ध्यान रखेंगे, विद इन अ शॉर्ट पीरियड। एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपने गुड्स आर परचेज्ड विद अ पर्पस टू रीसेल। आपने माल खरीदा। अगर आप बना बनाया माल खरीदते हैं तो आप उसको बेचेंगे, अगर कच्चा माल खरीदते हैं तो पहले उसे बनाएंगे फिर बेचेंगे। एंड अर्न प्रॉफिट, ठीक है। डेटर्स एग्जिस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। अब जब आपने उस माल को खरीदा तो माल जो है, गुड्स जो है, वो आपका स्टॉक है। तो स्टॉक बेसिकली आपकी एसेट है, लेकिन इस एसेट को आप रखना नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि इसे बेचा जाए और कैश आए, फिर दोबारा से माल खरीदूं, स्टॉक आए, फिर बेचा जाए। जब आप इसको बेचेंगे तो आपको कैश मिलेगा। सपोज अगर आप इसको उधार बेचते हैं तो आपको जिनसे पैसा लेना है वो हमारे लिए डेटर्स बन जाते हैं। अब उन डेटर्स जो हैं एग्जिस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश, दैट इज रिसीव द अमाउंट फ्रॉम देम। तो ऐसे वो एसेट्स जो हमारे बिजनेस को चलाने में या उसको हम कैश में कन्वर्ट करने में, प्रॉफिट कमाने में यूज़ करते हैं, इसको हम रखना नहीं चाहेंगे बिजनेस में। बार बार बेचकर बार बार प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो वो सारी एसेट्स कहलाती हैं करंट एसेट्स, ठीक है। इसकी एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट है हमारी फिक्टिशियस एसेट। बेसिकली इसको आप समझ लीजिए, फिक्टिशियस एसेट वो एसेट है जो वास्तव में हमारी एसेट नहीं, हम इसको एसेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर कभी कभी ऐसे खर्चे हो जाते हैं जिनका बेनिफिट हम कई सालों तक उठाते हैं, और अगर हम उस खर्चे को जिस साल वो किया है उसी साल के एक्सपेंसेस में डाल देंगे तो पहले ही साल कंपनी घाटे में आ जाएगी। सपोज कीजिए आपने नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब उस प्रोडक्ट में आपको, पब्लिक को तो पता ही नहीं है, तो उसके लिए आपने विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट्स दी न्यूज़पेपर में, थिएटर्स में, सिनेमा हॉल्स में, टीवी में, पम्पलेट्स निकाले। तो इनके ऊपर आपने बहुत पैसा खर्च किया। आप सोचते हो कि अगर मैं 5-6 महीने ये एड्स का खर्चा कर दूंगी या कर दूंगा तो इसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा। तो इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अगर आप सोचते हैं कि आप कई सालों तक उठा लेंगे तो आपको इस खर्चे को भी उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स में स्प्रेड कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट पर 1 लाख रुपया खर्च किया तो बेटर है इस 1 लाख के खर्चे का बेनिफिट आप सोचते हैं कि मैं 10 साल तक मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, तो इसको 10 ईयर्स में डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मतलब इस खर्चे को 10-10 हज़ार रुपये करके हर साल के खर्चों में डालो, क्योंकि इसका बेनिफिट 10 सालों तक उठाना है। अब बात यह आती है कि अगर आपने 1 लाख का 10%, 10 करेंगे तो 10% ही आएगा ना, 10% 1 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, तो जो बाकी का रिमेनिंग आपने पार्ट है जो अभी कहीं नहीं डाला, तब तक हम उसे कहाँ दिखाएं? तो तब तक उस अमाउंट को, जिसे हम नॉट रिटर्न ऑफ बोलते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये भी एक तरह का खर्चा जो है हमने लॉन्ग रन के लिए किया है, तो जब तक इसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये हमारी एसेट ही है जो हमें पैसा कमा कर देगी। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। जो ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, नाइदर टेंजिबल एसेट्स नोर इंटेंजिबल एसेट्स, ना तो ये टेंजिबल हैं और ना ही इंटेंजिबल एसेट्स हैं, राइट। दे आर लॉसेस। बेसिकली ये क्या है? लॉस हैं। जैसे मैंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना, नोट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया कि जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट खर्चा किया, बेसिकली ये आपका लॉस है। इस खर्चे को हम एक साथ पहले ही साल कैसे डाल दें, जबकि इस खर्चे का बेनिफिट हमने कई सालों तक उठाना है। तो इसको, जो पार्ट आपने राइट ऑफ नहीं किया, यानी जो आप अभी अगले आने वाले सालों में खर्चा मानकर खर्चे में डालेंगे, तब तक वो अमाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट के नाम से दिखाया जाता है। एग्जाम्पल है,
डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसे हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी बेटा, ये क्लास 12th में समझाई जाएगी। अभी आप सिर्फ ध्यान रखेंगे कि ये भी हमारा फिक्टिशियस या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये सारे इसमें बता दिए, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपनीज। तो ये सारे हमारे फिक्टिशियस एसेट के एग्जाम्पल हैं। ये इस क्लास अगली टर्म है हमारी, वैसे तो एक सीक्वेंस में रिसीप्ट दिया लेकिन मैं उसको बाद में कराऊंगी, पहले एक्सपेंडिचर कराएंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या मतलब है? एक्सपेंडिचर का अर्थ है अमाउंट स्पेंट, या तो आपने पैसा खर्च कर दिया है, और लायबिलिटी इनकर्ड, या आपने खर्चा किया है लेकिन पैसा नहीं दिया, इसका मतलब लायबिलिटी इनकर्ड होगी, या देना है। फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, या तो आपने कोई एसेट खरीदी है, उसका पैसा दे दिया है या देना है। गुड्स खरीदे हैं, बिजनेस के लिए माल खरीदा है, और सर्विसेज ली हैं, उसके लिए पैसा दे दिया या देना है। इन सब के ऊपर खर्चा जो है वो कहलाता है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर आपको लगने में तो बस इतना ही पता चल रहा है कि ये पैसा खर्च किया, लेकिन एक्सपेंडिचर की भी कैटेगरीज हैं। एक्सपेंडिचर में भी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज हैं बेटा। पहला है, इन खर्चों में एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब इन तीनों में फर्क क्या है? इन तीनों का डिफरेंस समझाने के लिए आपको सबसे पहले बेटा हम एक्सपेंडिचर, ये आपका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर या तो रिवेन्यू नेचर के होंगे या कैपिटल। ये बाइफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। वो किस लिए? क्योंकि बिजनेस के अंदर जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो बार बार किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिकरिंग नेचर के। सपोज हमारा काम है कपड़ा खरीदना, कपड़े की जेंट्स शर्ट बनाकर बेचना, तो हम बार बार कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल यानी कपड़ा खरीदेंगे, शर्टें बनाएंगे और बेचेंगे। बार बार जब कपड़ा खरीदेंगे और बार बार वर्कर्स को वेजेस देंगे, ऑफिस वाले को सैलरीज देंगे, रेंट देंगे, बिजली का बिल देंगे, तो जो खर्चे बार बार किए जाते हैं रिकरिंग, उसे बोलते हैं बार बार, वो रिवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सपोज कीजिए इसी फैक्ट्री को चलाने के लिए, शर्टें बनाने के लिए हमारे पास, हमने एक बिल्डिंग भी खरीदी और उसके लिए मशीनें भी खरीदी अपने बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन क्या हम रोज बिल्डिंग खरीदते हैं? क्या हम रोज मशीनें खरीदते हैं? नहीं, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए तो खरीदी। जो काम हम बार बार नहीं करते हैं, खर्चा तो उस पर भी किया हमने, मशीनों पे भी किया, बिल्डिंग पर भी किया, फर्नीचर पर भी, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो बार बार नहीं होते हैं, हर साल नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग, जो बार बार नहीं होते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, and capital expenditures are those expenditure which are non recurring in nature, जो बार बार नहीं किए जाते हैं। एग्जाम्पल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का परचेज ऑफ गुड्स, सैलरीज पे करना, रेंट पे करना, वेजेस पेड करना, बिजली का बिल पे करना, टेलीफोन बिल पे करना, ये सारे जो है बार बार हर महीने किए जाते हैं, तो इसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन कोई एसेट, एनी फिक्स एसेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, अपने बिजनेस के लिए अगर हम खरीदते हैं तो वो रोज या बार बार तो नहीं होती है ना, कुछ सालों के बाद हो सकता है हम खरीदें, लेकिन हर साल बार बार नहीं की जाती है। ये एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो 2 डिफरेंस आपको क्लियर हो गए। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है। इसके अंदर माल को बनाने में जो जो लगता है, उस पर जो जो खर्चा आता है। एग्जाम्पल यहाँ पर फिक्स एसेट्स को परचेज करने वाले खर्चे को पेमेंट तो इसमें भी जाती है, उसमें लिखा है ना कैश पेड और लायबिलिटी जनरेट। अगर आपने कैश करा है तो कैश चला जाएगा, अगर आपने उधार खरीदा है तो
आपके कैश की जगह पर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बात तो एक ही है, चीज तो आपके पास आएगी ना, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस आता है, जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जो बार बार किए जाते हैं वही तो हमें बताएंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इट मीन्स दीज एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं ये बेसिकली एसेट के खरीदने के लिए किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। ये मेन डिफरेंस है एक्सपेंडिचर्स में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में। आपको ये मैंने आपको जस्ट एक हिंट तौर पर आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से 3 या 4 पॉइंट बनाकर प्रॉपर लिख कर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट में आपको किया था। तो आप इन दोनों का डिफरेंस टी फॉर्म में तैयार कर लेंगे जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था। तो एक्सपेंडिचर में कैपिटल हो गया, रिवेन्यू हो गया। इसके बाद आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मैंने आपको अभी बताए थे लास्ट क्लास में। फिक्टिशियस एसेट्स बताई थी ना, कि वो खर्चे जिनका बेनिफिट हम कई सालों तक उठाते हैं। इसको मैं पढ़कर एक बार फिर से समझा देती हूँ। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, पहली तो ये बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमने हर साल उठाना है। इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अब इस खर्चे को हम 1 से ज्यादा सालों में खत्म करते हैं, बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड, ये अनुमान लगाया जाता है, द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर्स विल एक्रू इन मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। इसका फायदा हम 1 साल से ज्यादा में उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग पर आपने खर्चा किया और पहले ही साल अगर आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे तो कंपनी घाटे में आ जाएगी। दैट विल गिव, तो बेटर क्या रहेगा कि उस खर्चे को जितने साल आप उसका इस्तेमाल उठाएंगे, उसका बेनिफिट उठाएंगे, उतने नंबर ऑफ ईयर्स में मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इज, उसके अंदर हम उसको राइट ऑफ करें। इसी को हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो पॉइंट, जितना पार्ट हम एक्सपेंडिचर का राइट ऑफ नहीं करते हैं उतने पार्ट को हम एसेट में फिक्टिशियस एसेट के नाम से दिखाते हैं। यस, नेक्स्ट टर्म है हमारी रिसीव्ड्स। रिसीव्ड का मतलब जो पैसा रिसीव हो रहा है। रिसीव्ड इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो मिल गया या मिलना है। फॉर सेलिंग, अब ये पैसा किस चीज के लिए मिलना है, या तो हमने एसेट बेची है, या हमने गुड्स बेचे हैं, या सर्विसेज, अगर हम सर्विस प्रोवाइडर है, सपोज मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो मैं ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हूँ, सर्विसेज है ना, ये भी एक तरह की, ट्रक बसेस देना, उसके बदले में पैसा लेना, ये मेरा बिजनेस है। रिसीप्ट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू रिवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है। तो रिसीप्ट को भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रिवेन्यू रिसीप्ट है या कैपिटल रिसीप्ट है। अब रिवेन्यू रिसीप्ट कौन होती है और कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है, इसको आपको बताना है। सेम वही जो हमारी रिसीप्ट्स हैं, उसकी नेचर 2 तरह की होती है, रिवेन्यू और कैपिटल। जो ड्यूरिंग द ईयर, 1 साल के अंदर बार बार आती हैं, बार बार मिलती हैं, यानी रिकरिंग है जो, उसे हम रिवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर में जो बार बार करते हैं वो रिकरिंग थे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। ये रिसीप्ट है, यहाँ पैसा आ रहा है, वहाँ पैसा जा रहा था या देना था। तो जब रिकरिंग नेचर की रिसीप्ट्स हैं वो कहलाती है रिवेन्यू, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, माल को बार बार बेचा जाता है साल में। रेंडरिंग सर्विसेज, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपकी सर्विसेज बार बार एक ही बार थोड़ी ना देंगे, क्योंकि फिर आप बिजनेस कैसे चलेगा। यू वांट कि अगेन एंड अगेन यू डू दिस थिंग, बार बार करें, जितना ज्यादा बार करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और दूसरी तरफ कैपिटल रिसीप्ट क्या है, जो बिजनेस में बार बार नहीं होती है, नॉन रिकरिंग, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपकी मशीन कोई खराब हो गई, आपने बेचा, उससे पैसा आया, तो क्या आप रोज मशीनें बेचते हो?
हाँ, अगर आपका मशीनों का काम है, मशीनें खरीदना और बेचना, तो वो रिकरिंग हो गया ना। लेकिन जब आपका काम कपड़ा है, कपड़ा खरीद कर रेडीमेड शर्ट बनाकर बेचने का है, उस सिचुएशन में अगर आप बार बार शर्टों को बेचते हो और पैसा आता है तो वो रिकरिंग है। लेकिन आपकी कोई मशीन खराब हो गई, आपने उसको बेचा और पैसा आया, वो बार बार नहीं आ रहा, वो क्या कहलाएगी? कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है कि वो रिवेन्यू रिसीप्ट है पैसा जो आ रहा है या कैपिटल रिसीप्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट बनती हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। तो जो रिकरिंग नेचर की रिसीप्ट्स है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में, और जो कैपिटल नेचर की रिसीप्ट्स हैं वो कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। अगर खरीदते हैं एक्सपेंडिचर में तो दिखाई जाती हैं, बेच देते हैं तो वहाँ से हटा दी जाती हैं। तो इस तरह से इनका प्रेजेंटेशन इफेक्ट करता है। तो हमें अपने बिजनेस के अंदर जो भी पैसा मिल रहा है, यानी रिसीप्ट्स हैं, उनकी कैटेगरी करना कि वो कैपिटल है या रिवेन्यू है। ऐसे ही जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स को भी कैटेगराइज करना कि वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल। उसके मेन 3 बेसिस हैं, फिर उनका जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्ट करता है। ये रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाते हैं तभी आप किसी बिजनेस की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना पाते हैं। दिस इज द बेस। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बिजनेस की रिवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में मैंने बताया, रीडिंग करते हैं। रिवेन्यू रिसीप्ट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड, मिल गया या मिलना है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में, यानी जो आपका काम है उससे। जैसे कि अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, आप माल बेचते हैं तो माल बेचने पे जो पैसा आता है, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विसेज देने से जो पैसा आता है या आएगा अगर उधार बेची है तो, और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स डिपॉजिट्स, दे आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं रिवेन्यू रिसीप्ट्स के। अब कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसीप्ट्स जो कि रिकरिंग नहीं है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिवेन्यू इन नेचर, यानी जो रिवेन्यू नहीं है, रिवेन्यू मतलब जो रिकरिंग नहीं है। दे आर शोन इन द बैलेंस शीट, मैंने अभी आपको टी फॉर्म में बताया था, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एंटिटी। एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मिल गया या मिलना है, सेल ऑफ एनी एसेट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लोन्स टेकन एटसेट्रा। तो आपको बेचने से क्या होगा? कैश आ जाएगा और वो एसेट चली जाएगी। तो ये दोनों ही चीज़ों का इम्पैक्ट हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक बहुत बहुत अच्छे से तैयार करना है कि रिसीप्ट्स 2 तरह की हैं, एक्सपेंडिचर्स भी 2 तरह के हैं, उनको कहाँ और कैसे दिखाया जाता है वो सारी डिटेल। नेक्स्ट टर्म्स जो रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बेटा।